हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को व्यूअर्स देख रहे हैं और हमने अभी तक सिनॉप्सिस की कुछ क्लासेस को देखा है और उसमें डेफिनेटली हमने लास्ट लेक्चर में एक फिल्म एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को देखा था और हमने अपने दो पार्ट्स जो कि हमारे प्रेमिस लाइन के होते हैं उनको कवर किया था। व्यूअर्स, जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है वो शायद उनके लिए ये सारी बातें नहीं हो, वो चाहे तो मेरे पुराने लेक्चर्स को देखकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने जो सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बताया व्यूअर्स वो डिफरेंट है और यूजुअली यूँ नहीं पढ़ाया जाता और यूँ सिनॉप्सिस को नहीं सिखाया जाता। अव्वल तो सिखाया नहीं जाता है सिनॉप्सिस को और उसमें सिर्फ आपको टिप्स देते हैं कि आप ये टिप्स ये दे दें तो इसका सिनॉप्सिस बन जाएगा। तो हमने टेक्निकल तरीके से इस चीज़ को देखा है और हमने अब तक जो प्रेमिस लाइन डेवलप की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। व्यूअर्स, हमने कहा था कि जब हम अपने प्रेमिस लाइन को एक्सपैंड करेंगे तो बेसिकली हमें अपना सिनॉप्सिस मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, जो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं उनको अंदाज़ा है, उनको पता है कि प्रेमिस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस। व्यूअर्स, मैंने बहुत पहले कहा था कि राइटिंग जो है क्रिएटिव वर्क है वो इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जो कि हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वो स्टोरी डेवलपमेंट है जो कि कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ अब तभी कर पाएंगे जब आपके पास आइडिया को पेपर पे लाने के लिए कोई टूल मौजूद होगा और उसके लिए हमने कहा था कि प्रेमिस लाइन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब हम प्रेमिस लाइन की इंपॉर्टेंस को ये बता रहे हैं कि ये सिनॉप्सिस बनाने में भी हेल्प करती है और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि सिंपल आपने उसको एक्सपैंड करना है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो व्यूअर्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम प्रेमिस लाइन को एक्सपैंड करेंगे तो हम 8 to 12 सीन्स तकरीबन वो इम्पॉर्टेंट सीन्स बनाएंगे जो कि किसी भी स्क्रीन प्ले में होने चाहिए या जिस मेथड से हम कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें तो डेफिनेटली होने चाहिए और वही आपकी स्टोरी की जान होते हैं। तो जैसे जैसे व्यूअर्स आप अपना सिनॉप्सिस बना रहे होंगे बेसिकली आप अपना स्क्रीन पर डेवलप करेंगे, लेकिन वो स्क्रीन प्ले से मराद यहाँ पर हुआ कि वो इम्पोर्टेंट सीन्स जो कि ज़रूरी होते हैं, जो कि मिसिंग होते हैं, लैकिंग होते हैं मोस्ट ऑफ स्क्रीन प्ले में, वो हम आपको सिनॉप्सिस के दौरान सिखा रहे हैं और यही आपकी स्क्रीन प्ले को जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज 8 to 12 सीन्स। और इसके अलावा व्यूअर्स ये वो सीन्स हैं कि जिसके बारे में हम पिछले 30, 35, 40 लेक्चर से इस चीज़ को डिटेल पढ़ते आ रहे हैं और अब हम जब सिनॉप्सिस बनाने लगे हैं तो बेसिकली वो सारी इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस सिनॉप्सिस के अंदर जो है वो पैक हो गई है। व्हाट्सएप पे भी किसी ने ये ग्रुप में ये क्वेश्चन किया था कि सर ये सीन नंबर 1 कब आएगा, सीन नंबर 2। मैंने आपको सीन नंबर 1 सीन नंबर 2 जो है ये इररेलेवेंट है। सीन नंबर 1 सीन नंबर 2 यानी कि जस्ट फॉर द सेक कि आपको पता चले कि कौन से सीन्स इसमें इंपॉर्टेंट है। आप 2 को 1 कर लें, 1 को 2 कर लें, डजेंट मैटर, लेकिन ये वो सीन्स होने चाहिए। अब ये बाद में क्रिएटिव आपकी स्किल्स होंगी कि जिसमें आपको पता होना चाहिए ये जो सीन्स है किस जगह पे मेरे स्क्रीन प्ले में आने चाहिए। लेकिन हमने एक जनरल सा रूल बनाने की कोशिश की थी जो कि रूल नहीं है कि जितना जल्दी आपका कंस्ट्रक्टिंग इवेंट आ जाएगा व्यूअर्स उसके लिए ऑडियंस जो है वो ज़्यादा जल्दी अटेंटिव हो जाएंगी और स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो हमने कहा था कि रफली ये पहले 10 मिनट में अगर फिल्म के आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। जो बहुत ग्रेट राइटर्स हैं वो इसको 5 से 6 मिनट में भी लेकर आने की पोजीशन में होते हैं। और व्यूअर्स कंस्ट्रक्टिंग इवेंट क्या होता है जिसको हम इनसाइड इंसिडेंट कहते हैं, ये सब चीज़ें आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं। तो व्यूअर्स लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो 2 पार्ट्स हमारे प्रेमिस लाइन के हैं उसको जब हम सिनॉप्सिस लिख रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स आज हम बेसिकली अगले जो 2 पार्ट्स हमारे प्रेमिस लाइन के होते हैं और उससे हम सिनॉप्सिस की कौन सी चीज़ें निकालेंगे वो हम देखेंगे और इस तरीके से फिर हम अपना सिनॉप्सिस बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्यूअर्स थर्ड पार्ट था जिसको हम ऑपोजिशन पार्ट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास इनविजिबल में होता है व्यूअर्स एडवेंचर और रेजिस्टेंस और विजिबल में हमारे पास होता है ऑपोजिशन एंड प्लॉट एंड मोमेंटम। तो ये वो 4 चीज़ें होती हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं।
अब व्यूअर्स ये जो स्टोरी हम हॉलीवुड की फिल्म की कर रहे हैं, इसमें हमने अभी तक देखा था कि मिकी एक बॉक्सर है और उसको अप्रोच किया है हमारा एक रेनिंग चैंपियन है कि उसके साथ टाइटल फाइट करें। हमने उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट भी बता दिया कि वो इनफिडेलिटी है, जिसमें वो झूठ बोलता है अपनी बीवी से, अपने मैनेजर से और जो भी लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं, इस फियर में कि कहीं अगर ये सच पता लग गया, उसकी जो ज़िंदगी है वो फिर बिल्कुल दाव पर लग जाएगी। और इसी फियर से वो बैटल करता रहा पूरी ज़िंदगी। इसके साथ साथ जो हमने बताया था व्यूअर्स कि उसके चंद गोल्स हैं, और उन गोल्स में जो मेन गोल है वो अपनी वाइफ के लिए एक सैंडविच शॉप बना कर देनी है, ताकि अगर वो ज़िंदा ना रहे, उसकी वाइफ और उसका बेटा जो है वो ज़िंदगी में कोई सी फाइनेंशियल इशू में ना आए। यही डील उसकी वाइफ ने उसके साथ कर रखी है कि अगर ये हम पिछले लेक्चर में हम देख सकते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि 10 साल का उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि अगर तुम 10 साल में कोई टाइटल विन नहीं कर सकोगे तो तुम सब कुछ छोड़ दोगे। जिस पर उसने कहा कि मैं तो कार्ड डीलिंग के काम में मसरूफ़ हूँ, मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ और जो है मैं कोई फाइटिंग के उसमें नहीं हूँ। और उसको एक क्रिटिकल इलनेस भी है जिस पर डॉक्टर ने उसको कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो चंद महीनों की मेहमान है। तो व्यूअर्स ये सारा सिनेरियो था। अब हम जब अपोजिशन में आए हैं तो हम जो अपना प्रेमिस लाइन है उसको जो पीछे पढ़ते हैं उसमें अब हम कह सकते हैं कि अनटिल जेन डिस्कवर्स, अब जेन डिस्कवर कर रही है यानी उसकी बीवी मिकी's स्कीम, तो अपने हस्बैंड की स्कीम को उसको पता लग गया है, डिस्कवर कर चुकी है। एंड शी किक्स हिम आउट, उसने अपने हस्बैंड को गोया अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। और अब वो खुद को आयरिस की तरफ लेकर जा रही है कि जिसके बारे में पिछले लेक्चर में कहा था कि खुद मिकी ने जब ये देखा था कि जेन ओपन अप हुई थी कि उसका रिलेशनशिप है, तो उसने कहा था कि उसने कोशिश भी की थी, उसका एक गोल था कि वो आयरिस को आमादा कर ले कि उसकी डेथ के बाद वो उसकी बीवी से शादी कर ले, या वो जब वो रिंग में अगर मारा जाता तो उससे शादी कर ले। तो बेसिकली वो जो उसका लिंक गोल था वो अगेन एक प्रोटेक्शन थी जो वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को देना चाह रहा था। इट मीन्स कि वो दिल से एक अच्छा इंसान है, लेकिन हालात ने और उसके मसले ने उसको जो उसने खुद को डाल लिया, उसने उसको काफ़ी जो है इस वक्त परेशान कर रखा है और वो ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे इस वक्त खड़ा है। और व्यूअर्स अपोजिशन का पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं कि जेन डिस्कवर करती है मिकी की स्कीम को और उसके बाद उसको किक आउट कर देती है। और अब वो टर्न हुई है टुवर्ड्स आयरिस जो कि एक सूटर है, यानी कि वो शादी करना चाह रहा है उसके साथ। और उसके बाद वो पहले ही रेडी है कि वो स्टेप इन हो जाए अगर मिकी जो है वो उस दोनों की ज़िंदगी से बाहर निकल जाए। ये तो हो गया। और फिर when Mickey loses the fight against Wilson, he is exposed as a liar. तो जब फाइट लूज वो कर गया तो अब ये सब चीज़ें जो है वो खुल गई और वो मतलब एज अ लायर भी एक्सपोज हो गया अपने मैनेजर से, अपनी बीवी के सामने और वो जो शूटर है आयरिस के सामने। इसका मतलब है कि ये प्लॉट एंड मोमेंटम है। यहाँ पर आप कई सीन्स इसमें डालेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सीन्स आएंगे उनका जिक्र मैं करता हूँ। तो सीन से पहले ये देख लें कि इसमें ऑपोनेंट कौन है। तो हमने पहले कहा था कि ऑपोनेंट वो होगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेश कर रहा होगा अपने प्रोटैगनिस्ट को। तो इस केस में जेन जो कि उसकी वाइफ है वो मेन ओपोनेंट है उसकी। बाकी जितने भी फाइटर्स हैं वो जो हैं वो सेकेंडरी हमारे ओपोनेंट हैं, या जिनको हम कह सकते हैं आउटसाइड ओपोनेंट्स हैं। वो भी उस पर प्रेशर है डेफिनेटली, लेकिन मेन आपका जो ओपोनेंट है वो उसकी अपनी वाइफ जेन है। और डेफिनेटली एक जो पोटेंशियल एक और ओपोनेंट है, लेकिन है वो आउटसाइड ओपोनेंट, और वो आयरिस खुद है जो उसकी बीवी से शादी का तलबगार है या बीवी से शादी करना चाहता। अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे रेज होगा कि मिड पॉइंट स्टेक क्या है। इस पर भी आप देख सकते हैं कि हमने जब स्टोरी डेवलपमेंट शुरू की थी, प्रेमिस ने डेवलप किया था, तो उसमें मिड पॉइंट्स का जिक्र किया था कि मिड पॉइंट स्टेक्स क्या होते हैं, ओवरऑल स्टेक्स क्या होते हैं। यहाँ पर अब मेरा पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज द स्टेक एट द मिड पॉइंट फॉर एवरीवन। सबके लिए इस स्टोरी में, ऑडियंस भी शामिल है इसके अंदर, स्टेक क्या है कि अगर मिकी की फाइट या मिकी फाइट हारता है विल्सन से तो क्या क्या होगा।
ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मेन आपने सोचना है अपने आइडिया में वो ये है कि मेरा मिड पॉइंट स्टेक फॉर एवरीबॉडी क्या है। इस केस में, इस स्टोरी में मिकी अगर फाइट हारता है विल्सन से तो वो मर सकता है, लूज हो सकता है, और उसकी वाइफ के जो ड्रीम्स उसने सोचे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उस फाइट से उसने पैसा लेना है। वो कोई कार्ड डीलिंग नहीं कर रहा जिसका उसने झूठ बोला हुआ है। तो ब्यूटीफुल ये एक सिनेरियो बनता जा रहा है फिल्म में। इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आप आ गए हैं और अब ऑडियंस भी जो है वो सोच रही है कि अब ये फाइट करेगा, अब ये अगर वाकई हार गया तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है। और फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस मिड पॉइंट पे प्रोटैगनिस्ट का स्टेक क्या है। व्हाट इज द स्टेक ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एट दिस पॉइंट, एट मिड पॉइंट। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन तो बनता है आपके अपने आइडिया में भी, इस स्टोरी में भी, कि स्टोरी का ओवरऑल स्टोरी स्टेक क्या है और प्रोटैगनिस्ट का अपना स्टेक क्या है। तो मिकी के लिए जो कि प्रोटैगनिस्ट है वो फाइट लूज कर सकता है, वो मर सकता है, बीवी को खो सकता है, ड्रीम्स उसके ख़त्म हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, मिकी को डाई, मर सकता है, वो अपनी मैरिज, अपने लव को खो सकता है, और उसके अलावा ये है कि वो फाइट को लूज कर सकता है। ये तो मतलब इम्पोर्टेंट उसके अपने स्टेक्स है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि उसको इस वक्त जो है कन्फ्रंट कर रहा है जिनसे, और उसमें उसका स्टेक ये है कि वो ये तीनों ही हार सकता है। तो इन 2 स्टेक्स के बाद हमने जिक्र किया था कि डूम्स मूवमेंट आता है, और डूम्स मूवमेंट यूजली हम ये कहते हैं कि आप समझे 70-75% या फिल्म आपकी गुजर गई थी स्क्रिप्ट, एक अंदाज़ा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड्स अपॉन जो आइडिया आपकी क्रिएटिविटी पे है, ठीक है। लेकिन यूजली हम तकरीबन इसको इस लेवल पर ले आते हैं ताकि हमने, चूँकि अब रेजोल्यूशन बाद में करनी होती है, हमारे पास एनफ स्पेस हो के हम अपनी स्टोरी को ख़त्म कर सकें। एनी हो, रिगार्डलेस ऑफ कि किस जगह पे ये आएगा, जो डूम्स मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। डूम्स मूवमेंट में डेफिनेटली क्या होता है कि ही लूजेस फाइट अगेंस्ट विल्सन। ये वो जो स्टेक्स थे, हमने पहले जिक्र किया क्या क्या स्टेक्स थे प्रोटैगनिस्ट के और ओवरऑल, और आपने देखा कि फिर वो डूम मूवमेंट क्या है कि वो फाइट हार गया। लोग इसको क्लाइमैक्स भी कहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए वैक थी, इनको समझ नहीं आती थी अच्छा क्लाइमेक्स क्या होगा, किस तरह बनता है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों ने जो है ना, जो उनको खुद भी पता नहीं होता वो क्या बता रहे होते हैं, वो एक वर्किंग स्क्रीन पे राइटिंग पर काम कर रहे होते हैं, उनकी इनिटेशन अच्छी होती है, वो लिख रहे थे। लेकिन अगर आपको समझाना पड़ जाए उनको एक्चुअली शायद नहीं समझ आएगी, या वो अपने सीन्स को भी शायद सही नहीं समझा पाएंगे, लेकिन वो दिखा पाएंगे। तो इसलिए आप इन क्लासेस को बिल्कुल इम्पॉर्टेंट समझें। ये आपको बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस एक राइटर को आते हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। तो इस डूम्स मूवमेंट में व्यूअर्स हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो फाइट को लूज़ करता है। ये इसका एक वन ऑफ द स्टेक्स था, तो उसने लूज़ कर दिया। अगर वो अब ये लूज़ करेगा तो क्या वो अपनी अब लव मैरिज को भी लूज़ करेगा, क्या वो मरा है या वो मर जाएगा, ये चीज़ें अभी बाकी हैं देखने। लेकिन 2 मूवमेंट्स आ गया। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि इसमें सीन नंबर 1 क्या बन सकता है इस पार्ट में। तो उसमें डेफिनेटली हम अब इंट्रोडक्शन करेंगे अपना ओपोनेंट को, और उसमें हम देखते हैं कि इस सीन में मिकी जो है वो फाइट कर रहा होता है एक और फाइटर से, मतलब नहीं बगैलो नाम था या कुछ इस तरह था, वो उससे फाइट कर रहा होता है, और वो उससे फाइट कर रहा होता है, और पूरे क्राउड में एक ही लड़की होती है और वो उसकी वाइफ होती है जेन। और जब वो फाइट ख़त्म करते हैं तो वो जब वो लॉकर रूम में आते हैं तो उनके दरमियान बहुत एक जो है वो हार्ड जो है डायलॉग्स का तबादला होता है। तो हमें पहली दफ़ा पता लगता है कि उसका ओपोनेंट कौन है, उसका एंटागनिस्ट कौन है। यानी डेफिनेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके लव के अंदर कोई टेंशन है, ठीक है ना। वो जिस सपोज उसने कहा होगा कि तुम क्यों फाइट कर रहे हो जबकि हम एक अलग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तुम्हारी जान ले सकती है वगैरह वगैरह। तो एक टेंशन, एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर ये सारे रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये उसका मेन ओपोनेंट के इंट्रोडक्शन हो गया। ये सीन आपने इंपॉर्टेंट डालना है। उसके बाद मिड पॉइंट स्टेक में जो हमारा अगला सीन बनता है वो यही बनता है, और उसमें जो विल्सन का मैनेजर होता है वो बेन से मिलता है, मिकी से मिलता है, और एक डील जो है वो साइन होती है। और ये एक स्टेक है, यानी सब
ऑडियंस समेत अब इस चीज़ पर गौर करना शुरू कर दें कि आपने ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है। तो अब ऑडियंस ये सब इस स्टेक पर लग गए हैं कि क्या ये जीतेगा या हारेगा। डील सील हुई है ना, तो जब डील आपकी तय हो गई है और डील लिखी गई है तो फिर उसके बाद हारना या जीतना में से कोई एक चीज़ होगी। और अगर हारेगा तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर जीतेगा तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन हम सब जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। थर्ड सीन में प्रोटैगनिस्ट का स्टेक दे सकते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये अभी पहले भी थोड़ा मैं देख करके सीन ऊपर हमने लिखा है उसी को ही आपने सीन की शक्ल में देना है कि क्या। एक तो ये है कि इस सारे सिनेरियो में मिकी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो आयरस है, जो कि एक लोकल कॉप भी है, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है उसकी वाइफ में, और उसकी वाइफ जो है कोई रेजिस्ट नहीं कर रही उसके रिलेशनशिप को आने में। इट मीन्स कि ये इसका स्टेक है कि ही इज़ लूजिंग हर, ही इज़ लूजिंग हर, एक स्टेक है उसका। लेकिन ये क्यों लूज़ कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जो उसने विल्सन से फाइट करने का डिसीजन लिया है उससे उसकी वाइफ जो है वो नाराज़ है और शायद अब एक नए रिलेशनशिप की तलबगार है। अब टूम्स मूवमेंट का एक और सीन है और ये बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। इसमें मिकी विल्सन की फाइट हारता है और जब वो हारता है तो जो उसकी वाइफ जेन है वो भी इस पॉइंट के ऊपर जो है तकरीबन अब आयरस के बहुत करीब आ चुकी है और पब्लिकली ये चीज़ एक्नॉलेज होनी शुरू हो चुकी है। और मिकी ने अपनी तमाम उम्मीदें जो है ख़त्म कर दी हैं, यानी कि ना वो टाइटल जीत सके, ना वो अपनी फैमिली को बचा पा रहा है। ठीक है ना, इस तरह कहते हैं आपने स्टोरी को लिखना होता है कि मतलब कि किस तरह डेवलप करनी होती है कोई चीज़, उसमें कौन से सीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये क्यों इमोशनली इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, ये इमोशनली, ये जितने भी आप सीन देखेंगे ना ये इमोशनली आपको टच करेंगे। उसके बाद उसका जो मैनेजर है वो भी उससे अब दूर हो गया। क्यों? कि उसने झूठ बोला, उसने उसके इलनेस का नहीं उसको बारे में बताया। अब वो ऑल अलोन है, अब मिकी इज ऑल अलोन एंड दिस इज कॉल्ड द डूम्स मूवमेंट। शटरिंग ऑल होप्स, ख़त्म हो चुका सब कुछ, कोई फैमिली नहीं रही, कोई दोस्त नहीं रहा। मतलब ये इस केस की बात करूँ, हर आईडी में यूँ नहीं होता, आपकी अपनी आईडी की अपना डूम्स मूवमेंट है, लेकिन मैं इस आईडी का आपको बता रहा हूँ कि कैसे कि ही इज़ ऑल अलोन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जनरल आईडी आपका डूम्स मूवमेंट का होता है वो यही होता है कि अब वो एक बिल्कुल ही जो है एक अलग बंदा है और वो अपनी तमाम होप्स लूज कर चुका है। यही डूम्स मूवमेंट का आइडिया होता है। उसके बाद व्यूअर्स आता है हमारा जो फाइनल पार्ट है या डिनोमो पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास अगेन यानी कि हम इनविजिबल में एडवेंचर चेंज और इसके अंदर प्लॉट एंड मोमेंटम और एवोल्यूशन डी एवोल्यूशन, ये तो हमने विजिबल में देखा था। अब इसमें जब आप प्रेमिस लाइन को आगे बढ़ाएं तो उसमें हम लिख सकते हैं इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिकी इन डेस्परेशन बेसिकली अरेंजेस अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जुआ खेलता है, जो उसका वर्स्ट एनिमी होता है और रैले, ठीक है, और बहुत बड़ा बॉक्सर होता है, उसके साथ वो फाइट जो है अरेंज करवा लेता है और डेफिनेटली ये रिजल्ट करेगी उसकी डेथ में। मतलब ये तय है कि वो बहुत स्ट्रांग बंदा है। तो ये उसने कहते हैं ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया है, सबसे बड़ा जुआ, क्योंकि वो डेस्परेट है, इज लूजिंग एवरीथिंग। और वो फाइट विन करता है, जेन को वापस अपने पास ले आता है और अपनी फैमिली को सेव कर लेता है। और उसके बाद जेन की जो ड्रीम सैंडविच शॉप है उसको वो खरीद के भी दे देता है। और फिर क्रिसमस नाइट पर वो इंजरीज की ताब ना लाते हुए मर जाता है। तो व्यूअर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टेज पर क्या आएगा कि प्रोटैगनिस्ट कैसे चेंज हुआ? So how does the protagonist change? Very important question, very important question। देखिए, हम स्टोरीज इसीलिए लिखते हैं कि ये सारा मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ कि कोई बंदा कैसे सीखता है अपनी ज़िंदगी से। तो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली छुपी हुई बात क्या है कि वो जो उनको उनका बिलीफ ड्राइव कर रहा था उनके ब्लाइंड स्पॉट को, वो कैसे रियलाइज़ करते हैं, उनको वो क्या है, वो कैसे उनको पता चलता है। तो इस केस में मिकी जो है, अब लिख सकते हैं 3-4 लाइनों में सीन बनाने से पहले कि मिकी रियलाइज़ करता है कि वो अब बहुत वुलनरेबल हो गया है। अरे बात, फाइट्स हार गया है, वो मतलब लूज़ कर रहा है। उसके जो शहर का एक कॉप है वो उसकी वाइफ पे जो है वो डोरे डाल रहा है और तकरीबन उनका रिलेशनशिप भी अब टूटने को आ गया और वो उसकी अपनी वाइफ की जो है वो ड्रीम शॉप भी नहीं खरीद के दे पा रहा। तो ही इज़ लूजिंग एवरीथिंग। तो वो अब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया क्योंकि वो लेकिन अब
गोया उसका अब विन करना डिज़ायर नहीं है, विन करना डिज़ायर नहीं है। याद रखें कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें इसका जो मेन गोल है वो वाइफ को सैंडविच शॉप खरीद के देना है, ठीक है ना। तो लिहाजा अब विन करना जो है ना उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको अपनी फैमिली सेव करना है। इसलिए वो रियलाइज़ कर गया है कि मेरे लिए फाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सेव करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो तमाम शर्तें जो है उसके लिए शॉर्टकट अब यही है कि वो जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉक्सर है उसके साथ ऑल आउट जाए, बिकॉज ही इज़ नो मोर, ठीक है ना, इज़ नो मोर एनीवन टू एनीवन, किसी के लिए वो कुछ भी नहीं अब रहा। तो वो फिर अपने पे ये सारा खेलता, लिहाजा इसके सारे डिसीजन अपने हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे जो उसका फिर रेजोल्यूशन मेन एंटागनिस्ट के साथ है। मेन एंटागनिस्ट आपकी उसकी वाइफ है जेन, तो मेन एंटागनिस्ट उसकी, तो फाइनल रेजोल्यूशन होगा कि वो फाइनल रेजोल्यूशन बेसिकली मेन एंटागनिस्ट के साथ उसका क्या करता है और माइनर ओपोनेंट के साथ। माइनर ओपोनेंट में आपका ओरेली है और मेन एंटागनिस्ट में उसकी वाइफ जेन है। तो अब वो जब फाइट रिंग में आता है ओरेली के अगेंस्ट और तमाम अपनी कश्तियाँ जला के आता है कि बस ठीक है ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो या ही विल विन और ही विल लूज़, एंड इफ़ ही विल लूज़ हिज लाइफ। तो उस टाइम उसकी मेन एंटागनिस्ट उसकी वाइफ जेन भी स्टेडियम में आती है और उसको कहती है कि तुमने आज भी अपनी ज़िद को नहीं छोड़ा, तुम जो हो सबसे खुदगर्ज इंसान हो इस दुनिया के, और तुमने जो है अपनी फैमिली को सेव करने की बजाय अपनी ज़िंदगी को तुमने दाव पे लगा दिया, तुमसे बड़ा सेल्फिश इंसान कोई नहीं। तो लिहाजा वो भी स्टेडियम में होती है लेकिन वो वहाँ पर विन करता है। जब वहाँ पर विन करता है तो स्टेडियम रिंग के ऊपर वो दोनों आपस में जो है क्या कहते हैं गले मिलते हैं, उसकी वाइफ और वो, तो ये वो पीक होती है। तो क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। इसे कहते हैं कि आप रेजोल्यूशन पार्ट क्या होता है आपका, यानी कि रेजोल्यूशन हो रही है और वो विन भी कर जाता है, और विन भी कर जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं और डेफिनेट इसके बाद वो उसके लिए एक सैंडविच शॉप भी खरीद लेगा। तो अब बात इस सारी उसकी ये होती है कि आपने सीन्स कैसे डेवलप करने हैं। अब इसके अंदर आप सीन बना लें, बात तो मैंने लिख दी, उसको अब अपने सीन में अपने ढालना है। तो व्यूअर्स अब आपने उस सीन में जो अब लिखने लगे सीन नंबर 1 इस पार्ट के लिए कि वो एक्शन में जो चेंज आई है उसमें कैसे दिखाएंगे आप, या सॉरी सीन्स में या एक्शन में कैसे दिखाएंगे आप। तो व्यूअर्स जब ओरेली के साथ वो अपनी फाइट को अरेंज कर लेता है और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ा दाव लगाता है, तो वो आयरिस के पास जाता है, उसे कहता है कि चूँकि डेफिनेटली वो ये फाइट लूज़ करेगा और वो मर भी सकता है, तो तुम जो है मैं तुम्हें ज़्यादा देता हूँ कि तुम मेरी वाइफ से शादी कर लेना। और चूँकि अब वो सच्चाई की तरफ आ गया। क्यों सच्चाई की तरफ आ गया, उसकी बीवी उससे इंक्लाइंड हो चुकी है आयरिस की तरफ, वो उससे नफ़रत कर रही है क्योंकि ही इज़ अ लूज़र, और इसलिए वो खुद में तो ये अब ऑथेंटिक बातें हो रही हैं। तो वो बेसिकली अब हमें इन एक्शन में पता लग रहा है कि बेसिकली वो रियलाइज़ कर गया कि उसका मसला क्या है, ठीक है ना। लेकिन वो फाइट तो करने जा रहा है जो कि उसकी वाइफ की मर्जी नहीं है, लेकिन ये फाइट वो अब विनिंग के लिए नहीं कर रहा, उसको पता है कि उसने मर जाना है। ही इज़ नॉट फाइटिंग फॉर टू विन। अब देखिए, इज़ नॉट फाइटिंग फॉर विन, वो अपनी फैमिली को सेव करना चाह रहा है। आखिरी जिसे कहते हैं ना, एक आखिरी तुरप लगानी, ताश में कहते हैं ना, एक आखिरी आपने बस वो खेलना। तो बेसिकली यहाँ पर विनिंग उसका मसला नहीं है, ये बेसिकली बिगर कॉज के लिए चाह रहा है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी यहाँ पर उसके एम्बिशन जो आपको नजर आ रहे हैं वो है तो अचीव करने के, लेकिन वो विनिंग की अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा, वो अपनी फैमिली को सेव करने की अचीवमेंट की बात कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना आपने। और फिर सीन 2 आ सकता है कि रेजोल्यूशन कैसे नज़र आएगी या कैसे नज़र आनी चाहिए या वो कैसे लगेगी। तो डेफिनेटली जब जेन स्टेडियम में आएगी, जब इसके ओरेली के साथ फाइट होने वाली होगी, बेसिकली वो कहेगा कि तुम्हारा जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है बजाय फाइट करने से या विन करने से। तो ये रेजोल्यूशन यहाँ पर हमें दिख रही है कि इसका मतलब है कि वो विन करे या ना करे, ये जेन का मसला नहीं है। जेन का मसला, जो इसके मेन एंटागनिस्ट का मसला ये है कि वो जिंदा रहे। तो ये रेजोल्यूशन की एक शेप है जो आपको नज़र आ रही है। अब जो प्रोटैगनिस्ट की चेंज है, जब वो चेंज हो चुका है, वो एक्शन में कैसे, सीन में कैसे नज़र आएगा। तो जब वो फाइट के लिए आ रहा होगा ओरेली के लिए और उसकी वाइफ भी वहाँ पर होगी, तो वो ये कहेगा उसको कि तुम ये कह रही हो कि मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, तो ये फाइट बेसिकली मैं वाकई विनिंग के लिए नहीं कर रहा। ही इज़ फाइटिंग
फॉर हर नाउ, वो उसके लिए फाइट कर रहा है, उसके ड्रीम्स ट्रू हो जाए उसके लिए फाइट कर रहा है। वो कहते हैं ना समटाइम्स ड्रीम्स कम ट्रू, ये वाली सिचुएशन है उसके पास, और यही तकरीबन वो बात उसके साथ कर रहा होता है। यानी कि उसका रियल ट्रुथ ये है कि वो बेसिकली उसकी केयर करना चाहता है, यानी कि वो उसके लिए शॉप भी खरीदा, सब कुछ करना चाहता है, ठीक है, और इसलिए वो ये फाइट कर रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर हर। और यही वजह है कि जब वो जीत जाता है तो दे फॉल इन लव और वो आपस में गले मिल लेते हैं, तो इससे रेजोल्यूशन बीमारी हो जाती है। तो व्यूअर्स ये 4 पार्ट थे इसको सीन्स के, मैंने वाइज आपको बता दिया। और व्यूअर्स ये अब क्लास चूँकि तकरीबन थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अब हम बल्कि मैं चाहूँगा कि जो मेरे सारे पार्ट्स लिखे हैं इनको आप इकट्ठा करके सिनॉप्सिस लिख लें। तो अगली क्लास में अगर आप कहेंगे तो इस सिनॉप्सिस को हम ड्राइव कर लेंगे और इन्हीं बातों को ही मैं लिखूंगा, कोई मैं नई बात नहीं लिखूंगा, और सिनॉप्सिस को हम डेवलप कर लेंगे। और वो कोई इतना शायद बड़ा लेक्चर ना हो, लेकिन उसको उसमें देख लेंगे। तो अभी आप इन पे गौर करें और ख़ुद सिनॉप्सिस को ड्राइव करें, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर बात कर पाएंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द एक नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।